Welcome to Riddhi Academy, where learning creates leaders. Your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. वेलकम टू आवर चैनल रिद्धि अकेडमी। आप लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं BPCC 134 के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। आज हम पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी विधियाँ एवं मनोवैज्ञानिक शोध के बारे में कि ये सांख्यिकी विधियाँ मनोवैज्ञानिक शोध है क्या। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, मनोवैज्ञानिक शोध में अनुसंधान प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। मनोवैज्ञानिक शोध में अनुसंधान प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। पहले हम देखेंगे अनुसंधान प्रक्रिया है क्या। अनुसंधान प्रक्रिया एक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी समस्या का अध्ययन कर विश्वसनीय निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। अनुसंधान प्रक्रिया वैसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी समस्या का अध्ययन करके विश्वसनीय निष्कर्ष को प्राप्त किया जा सकता है। इसके मुख्य चरण में है शोध समस्या का चयन, मतलब सबसे पहले इसको करेंगे शोध समस्या का चयन। शोधकर्ता सबसे पहले ऐसी समस्या का चयन करते हैं जिस पर अध्ययन करना आवश्यक हो। शोधकर्ता सबसे पहले ऐसी समस्या का चयन करते हैं जिस पर अध्ययन करना आवश्यक हो। समस्या का स्पष्ट निर्धारण। समस्या का स्पष्ट निर्धारण। समस्या की सीमा, उद्देश्य और स्वरूप को स्पष्ट किया जाता है। समस्या की सीमा, उद्देश्य और स्वरूप को स्पष्ट किया जाता है ताकि शोध सही दिशा में आगे बढ़ सके। अब है संबंधित साहित्य का अध्ययन। संबंधित साहित्य का अध्ययन पहले से किए गए शोध पुस्तकों, शोध पत्रों एवं लेखों का अध्ययन किया जाता है। पहले से शोध किए गए पुस्तकों, शोध पत्रों और लेखों का अध्ययन किया जाता है। शोध के उद्देश्य निर्धारित करना। शोध का जो उद्देश्य है उसको निर्धारित करना है। शोध से क्या प्राप्त करना है इसके स्पष्ट उद्देश्य तय किए जाते हैं। शोध से हमें क्या प्राप्त करना है इसके स्पष्ट उद्देश्य तय करना जरूरी है। फिर है परिकल्पना का निर्णय। परिकल्पना क्या होगा इसका निर्णय लेना पड़ता है। यदि आवश्यक हो तो संभावित उत्तर या अनुमान तैयार किया जाता है। आवश्यक हो तो संभावित उत्तर या अनुमान तैयार किया जाता है। फिर है शोध अभिकल्प। शोध अभिकल्प का चयन। शोध की रूपरेखा, विधि तथा प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। शोध की रूपरेखा, विधि तथा प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। फिर प्रतिचयन का चयन। प्रतिचयन का चयन संपूर्ण जनसंख्या में से अध्ययन के लिए उपयुक्त नमूना चुना जाता है। संपूर्ण जनसंख्या में से अध्ययन के लिए उपयुक्त नमूना का चयन किया जाता है। फिर है मापन उपकरणों का चयन कि कैसे हम लोग मापेंगे। मापक उपकरणों का चयन प्रश्नावली, साक्षात्कार, परीक्षण, प्रेक्षण आदि उपयुक्त उपकरणों का चयन किया जाता है। प्रश्नावली, साक्षात्कार, परीक्षण, प्रेक्षण आदि उपयुक्त उपकरणों का चयन किया जाता है। फिर आंकड़ों का संग्रह। आंकड़ों का संग्रह निर्धारित विधियों द्वारा आवश्यक आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। निर्धारित विधियों द्वारा आवश्यक आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। फिर आंकड़ों का वर्गीकरण एवं सारणीकरण। आंकड़ों का वर्गीकरण एवं सारणीकरण एकत्रित आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत और तालिकाओं में प्रस्तुत किया जाता है। एकत्रित आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत और तालिकाओं में प्रस्तुत किया जाता है। फिर ये सांख्यिकीय विश्लेषण। सांख्यिकीय विश्लेषण में है माध्य, माध्यिका, मानक विचलन, सहसंबंध आदि सांख्यिकीय विधियों से आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। सांख्यिकीय विश्लेषण में है माध्य, माध्यिका, मानक विचलन, सहसंबंध आदि सांख्यिकीय विधियों में आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है।
फिर है परिणामों की व्याख्या। परिणामों की व्याख्या विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा परिकल्पना की जांच की जाती है। विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा परिकल्पना की जांच की जाती है। फिर निष्कर्ष एवं सुझाव। निष्कर्ष एवं सुझाव शोध के मुख्य निष्कर्ष लिख लिए जाते हैं तथा भविष्य के लिए उपयोगी सुझाव दिए जाते हैं। शोध के लिए मुख्य निष्कर्ष लिखे जाते हैं तथा भविष्य के लिए उपयोगी सुझाव दिए जाते हैं। फिर है शोध प्रतिवेदन तैयार करना। शोध प्रतिवेदन तैयार करना अंत में पूरे शोध को व्यवस्थित रूप से रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अंत में पूरे शोध को व्यवस्थित रूप से पूरे रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। अब है इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष में आएगा अनुसंधान प्रक्रिया एक क्रमबद्ध वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। अनुसंधान प्रक्रिया एक क्रमबद्ध वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। इसके प्रत्येक चरण का सही ढंग से पालन करने पर शोध के निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय, प्रामाणिक और उपयोगी होते हैं। इसके प्रत्येक चरण का सही ढंग से पालन करने पर शोध के निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय, प्रामाणिक और उपयोगी होते हैं। अब इसका देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है प्रतिचयन को परिभाषित कीजिए तथा प्रतिचयन की विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए। अब प्रतिचयन क्या है इसको परिभाषित करना है। अब प्रतिचयन के विभिन्न तकनीकों का वर्णन करना है। इसके उत्तर में देखेंगे प्रतिचयन क्या है। प्रतिचयन वह प्रक्रिया है जिसमें समग्र में से अध्ययन के लिए कुछ प्रतिनिधि व्यक्तियों या इकाइयों का चयन किया जाता है। प्रतिचयन वह प्रक्रिया है जिसमें समग्र में से अध्ययन के लिए कुछ प्रतिनिधि व्यक्तियों या इकाइयों का चयन किया जाता है। इससे धन, समय और श्रम की बचत होती है। इससे समय, धन और श्रम की बचत होती है तथा विश्वसनीय परिणाम प्राप्त होते हैं प्रतिचयन की तकनीकें। प्रतिचयन की तकनीकें क्या क्या हैं? प्रायिकता प्रतिचयन, प्रायिकता प्रतिचयन, सरल ऐच्छिक प्रतिचयन, सरल ऐच्छिक प्रतिचयन। प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर मिलता है। प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर मिलता है। यह प्रत्येक निष्पक्ष विधि मानी जाती है। यह निष्पक्ष विधि मानी जाती है। अब है व्यवस्थित प्रतिचयन। व्यवस्थित प्रतिचयन में है निश्चित अंतराल जैसे प्रत्येक 5वें व्यक्ति पर नमूना चुना जाता है। निश्चित अंतराल जैसे प्रत्येक 5वें व्यक्ति पर नमूना चुना जाता है। यह सरल और सुविधाजनक विधि है। यह सरल और सुविधाजनक विधि है। स्तरीकृत प्रतिचयन। स्तरीकृत प्रतिचयन में देखेंगे समग्र को विभिन्न समूहों में बांटकर प्रत्येक समूह से नमूना लिया जाता है। समग्र को विभिन्न समूहों में बांटकर प्रत्येक समूह से नमूना लिया जाता है। अधिक सटीक परिणाम प्राप्त होते हैं। अधिक सटीक परिणाम प्राप्त होते हैं। अब है गुच्छ प्रतिचयन। गुच्छ प्रतिचयन में है समग्र को समूहों में बांटकर कुछ समूहों का चयन किया जाता है। समग्र को समूहों में बांटकर कुछ समूहों का चयन किया जाता है। बड़े क्षेत्र में अध्ययन के लिए उपयोगी है। बड़े क्षेत्र में अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब है अप्रायिकता प्रतिचयन। अप्रायिकता प्रतिचयन में है सुविधाजनक प्रतिचयन। सुविधाजनक प्रतिचयन जो व्यक्ति आसानी से उपलब्ध हो उन्हें चुना जाता है। जो व्यक्ति आसानी से उपलब्ध हो उन्हें चुना जाता है। समय और लागत कम लगती है। समय और लागत इसमें कम लगती है। अब है उद्देश्य प्रतिचयन। उद्देश्य प्रतिचयन में शोधकर्ता अपने उद्देश्य के अनुसार नमूना चुनता है। शोधकर्ता अपने उद्देश्य के अनुसार नमूना चुनता है। विशेष प्रकार के अध्ययन में उपयोगी होते हैं। विशेष प्रकार के अध्ययन में उपयोगी होते हैं। अब है कोटा प्रतिचयन। कोटा प्रतिचयन में है प्रत्येक समूह के लिए निश्चित संख्या तय की जाती है। प्रत्येक समूह के लिए निश्चित संख्या तय की जाती है। सामाजिक सर्वेक्षण में अधिक उपयोगी होते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण में अधिक उपयोगी होते हैं।
अब है स्नोबॉल प्रतिचयन। स्नोबॉल प्रतिचयन में है एक प्रतिभागी के माध्यम से दूसरे प्रतिभागी तक पहुंचा जाता है। एक प्रतिभागी के माध्यम से हम दूसरे प्रतिभागी तक पहुंचा जाता है। दुर्लभ या विशेष समूहों के अध्ययन में उपयोगी होता है। दुर्लभ और विशेष समूह के अध्ययन में उपयोगी होता है। प्रतिचयन से क्या क्या लाभ हैं, अब इनके लाभ को देखेंगे। तो प्रतिचयन के लाभ, समय की बचत होती है, कम खर्च में शोध पूरा होता है, कम श्रम की आवश्यकता होती है, बड़े समूह का अध्ययन सरल हो जाता है, सही नमूना होने पर विश्वसनीय परिणाम प्राप्त होते हैं। अब प्रतिचयन के लाभ में होता है समय की बचत, कम खर्च और शोध को पूरा हो जाता है, कम श्रम की आवश्यकता, बड़े समूह का अध्ययन सरल हो जाता है और सही नमूना होने पर विश्वसनीय परिणाम प्राप्त होते हैं। निष्कर्ष है इसका, प्रतिचयन शोध का महत्वपूर्ण भाग है। प्रतिचयन शोध का महत्वपूर्ण भाग है। उपयुक्त प्रतिचयन तकनीक का चयन करने से शोध अधिक वैज्ञानिक, विश्वसनीय और प्रभावी बनते हैं। प्रतिचयन शोध का महत्वपूर्ण भाग है। उपयुक्त प्रतिचयन तकनीक का चयन करने से शोध अत्यधिक वैज्ञानिक, विश्वसनीय और प्रभावी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मनोवैज्ञानिक शोध में नैतिक मुद्दों का वर्णन कीजिए। अब मनोवैज्ञानिक शोध में नैतिक मूल्य क्या हैं, उनके मुद्दों का हमको वर्णन करना है। उत्तर में देखेंगे, मनोवैज्ञानिक शोध में नैतिकता का अर्थ है कि शोध करते समय प्रतिभागियों के अधिकारों, सम्मान और सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। मनोवैज्ञानिक शोध में नैतिकता का अर्थ है कि शोध करते समय प्रतिभागियों के अधिकार, सम्मान और सुरक्षा का अध्ययन किया जाए। मुख्य नैतिक मुद्दे, इनके मुख्य नैतिक मुद्दे क्या क्या हैं? सूचना सहमति, गोपनीयता, स्वैच्छिक सहभागिता, शोध छोड़ने का अधिकार, शारीरिक एवं मानसिक सुरक्षा, धोखे से बचत, निष्पक्षता, सही आंकड़ों का प्रयोग इत्यादि बहुत सारे हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सूचित सहमति। सूचित सहमति में है प्रतिभागियों को शोध का उद्देश्य और प्रक्रिया बताकर उनकी स्वीकृति ली जाती है। प्रतिभागियों के शोध का उद्देश्य और प्रतिक्रिया बताकर उनकी स्वीकृति ली जाती है। अब एक गोपनीयता में होगा प्रतिभागियों की व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखा जाता है। प्रतिभागी के व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखा जाता है। स्वैच्छिक सहभागिता में है किसी भी व्यक्ति को शोध में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। किसी भी व्यक्ति को शोध में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। शोध छोड़ने का अधिकार, प्रतिभागी किसी भी समय बिना कारण बताए शोध छोड़ सकते हैं। प्रतिभागी बिना कारण बताए किसी भी समय शोध छोड़ सकते हैं। इनके बाद है शारीरिक एवं मानसिक सुरक्षा। शोध से प्रतिभागी को किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक हानि नहीं होनी चाहिए। शोध से प्रतिभागियों को किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक हानि नहीं होनी चाहिए। अभी धोखे से बचाव। धोखे से बचाव में प्रतिभागियों को अनावश्यक रूप से गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। प्रतिभागियों को अनावश्यक रूप से गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। फिर निष्पक्षता। शोधकर्ता को बिना किसी पक्षपात के कार्य करना चाहिए। शोधकर्ता को बिना किसी पक्षपात के कार्य करना चाहिए। फिर आंकड़ों का सही उपयोग। आंकड़ों में किसी प्रकार की हेराफेरी या गलत जानकारी नहीं होनी चाहिए। आंकड़ों में किसी प्रकार की हेराफेरी या गलत जानकारी नहीं होनी चाहिए। अब साहित्यिक चोरी से बचना। साहित्यिक चोरी से बचने में है किसी अन्य के कार्य का उचित संदर्भ देना चाहिए। किसी अन्य के कार्य का उचित संदर्भ देना चाहिए। शोध का सामाजिक हित। अब शोध का हमारे समाज पे क्या हित पड़ता है? शोध समाज के हित और मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। शोध जो है वो समाज के हित और मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। निष्कर्ष क्या निकलता है इससे? मनोवैज्ञानिक शोध में नैतिक सिद्धांतों का पालन करने से प्रतिभागियों के अधिकार, सुरक्षा
सुरक्षित रहते हैं तथा शोध विश्वसनीयता, निष्पक्ष और वैज्ञानिक बचा बनता है। निष्कर्ष यह निकला कि मनोवैज्ञानिक शोध में नैतिक सिद्धांतों का पालन करने से प्रतिभागियों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं तथा शोध विश्वसनीय, निष्पक्ष और वैज्ञानिक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रात्मक शोध की विशेषताओं, गुण तथा सीमाओं की व्याख्या कीजिए। मात्रात्मक शोध क्या है, उनकी विशेषता क्या, उनके गुण और सीमाओं की व्याख्या करना है। उत्तर में देखेंगे, मात्रात्मक शोध। मात्रात्मक शोध वह शोध है जिसमें आंकड़ों का संख्यात्मक रूप से संग्रह और सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है। मात्रात्मक शोध वह शोध है जिसमें आंकड़ों का संख्यात्मक रूप से संग्रह और सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है। विशेषताएं, मात्रात्मक शोध की क्या क्या विशेषताएं हैं। संख्यात्मक आंकड़ों पर आधारित होते हैं। संख्यात्मक आंकड़ों पर आधारित होते हैं। परिणाम आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। परिणाम जो है आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ होते हैं। वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ होते हैं। व्यक्तिगत पक्षपात की भावना कम होती है। व्यक्तिगत पक्षपात की भावना कम होती है। सांख्यिकी विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है, जैसे मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। मीन, मीडियम, स्टैंडर्ड और डिविएशन का प्रयोग किया जाता है। परिणामों का सामान्यीकरण किया जाता है। परिणामों का सामान्यीकरण किया जाता है। बड़े समूहों पर निष्कर्ष लागू किए जाते हैं। बड़े समूहों पर निष्कर्ष लागू किए जाते हैं। अब इनके गुण क्या हैं। परिणाम अधिक विश्वसनीय होते हैं। मापन और विश्लेषण सटीक होता है। तुलना करना आसान होता है। अब विभिन्न समूहों की तुलना की जाती है क्योंकि तुलना करना आसान होता है। समय के साथ परिणामों की पुनः जांच संभव हो जाती है। समय के साथ परिणामों की पुनः जांच संभव हो जाती है। बड़े नमूनों पर अध्ययन किया जाता है। बड़े नमूने पर अध्ययन किया जाता है। सीमाएं, अब इनमें कुछ सीमाएं भी हैं। भावनाओं और अनुभवों का गहराई से अध्ययन नहीं कर पाता है। भावनाओं और अनुभवों का गहराई से अध्ययन नहीं कर पाता है। अधिक समय और संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है। अधिक समय और संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है। सभी सामाजिक और समस्याओं को केवल संख्याओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता। सभी सामाजिक समस्याओं को केवल संख्याओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता। गलत आंकड़े से परिणाम भी गलत हो सकते हैं। गलत आंकड़े से परिणाम भी गलत हो सकते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि मात्रात्मक शोध वैज्ञानिक, विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ होते हैं। मात्रात्मक शोध कैसे होते हैं? वैज्ञानिक, विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ होते हैं। यह आंकड़ों के विश्लेषण के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं, लेकिन मानवीय भावनाओं और अनुभवों को पूरी तरह समझने में इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। मानवीय भावनाओं और अनुभवों को पूरी तरह समझने में इसकी कुछ सीमाएं भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मापन के विभिन्न पैमानों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अब मापन क्या है, इनके पैमाने क्या हैं, इसको उदाहरण सहित हमको वर्णन करना है। सबसे पहले देखेंगे मापन। मापन है क्या? मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या व्यवहार की विशेषताओं को नियम के अनुसार संख्यात्मक मान दिया जाता है। मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु या व्यवहार की विशेषताओं को नियमों के अनुसार संख्यात्मक मान दिया जाता है। मापन के विभिन्न पैमाने। अब मापन के विभिन्न पैमाना कौन कौन है? नाम मात्र पैमाना। नाम मात्र पैमाना में क्या होता है? यह सबसे सरल पैमाना माना जाता है। इसमें केवल वर्गीकरण किया जाता है। इसमें कोई क्रम नहीं होता, केवल पहचान या नाम बताता है। उदाहरण के लिए जैसे स्त्री, पुरुष, धर्म, रक्त समूह इत्यादि। और है क्रमिक पैमाना। क्रमिक पैमाना मतलब क्रम में सजाना। इसमें वर्गीकरण के साथ साथ क्रम भी होता है, जैसे छोटा से बड़ा, बड़ा से उससे बड़ा,
वस्तुओं को छोटा बड़ा या उच्च निम्न क्रम में रखा जाता है। दो क्रम के बीच अंतर निश्चित नहीं होता है। उदाहरण के लिए प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान, संतुष्ट स्तर इत्यादि। अंतराल पैमाना क्या है? इसमें क्रम के साथ समान अंतर होता है। जीरो वास्तविक शून्य होता है। जीरो वास्तविक शून्य नहीं होता है। जोड़ और घटाव किया जाता है। इसमें जोड़ और घटाव किया जाता है क्योंकि अंतर बताना होता है। उदाहरण के लिए डिग्री और फ़ारेनहाइट, मतलब ताप में देखना, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। अनुपात पैमाना में देखेंगे, जैसे रेशियो में, बटा में। यह सबसे उच्च स्तर का पैमाना माना जाता है। इसमें वास्तविकता शून्य होती है। इसमें वास्तविक शून्य होता है। सभी गणितीय क्रियाएं की जाती है। इसमें सभी गणितीय क्रियाएं की जाती है, जैसे लंबाई, वजन, आयु, ऊंचाई, आय इत्यादि। मापन पैमाने का महत्व। मापन पैमाने के क्या क्या महत्व है, इनके बारे में देखेंगे। आंकड़ों का सही वर्गीकरण करने में सहायक होते हैं। उपयुक्त सांख्यिकीय विधि चुनने में मदद करता है। शोध के परिणाम अधिक विश्वसनीय बनते हैं। तुलना और विश्लेषण सरल हो जाता है। तुलना करना और विश्लेषण करना इसमें सरल हो जाता है। निष्कर्ष। अब पैमाने से क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं? मापन के 4 प्रमुख पैमाने हैं: नाम मात्र पैमाना, क्रमिक पैमाना, अंतराल पैमाना और अनुपात पैमाना। इसके 4 पैमाने कौन कौन है? नाम मात्र, क्रमिक, अंतराल और अनुपात। शोध में आंकड़ों के संग्रह, वर्गीकरण तथा विश्लेषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनमें अनुपात पैमाना सबसे सटीक और उपयोगी माना जाता है। सबसे सटीक और उपयोगी पैमाना कौन है? अनुपात पैमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेक्षण के प्रकार, लाभ तथा सीमाओं की व्याख्या कीजिए। फ्रेंड्स, आप लोग को हमारा ये वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, और जितना हो सके आप अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड में इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रक्षेप के प्रकार, लाभ तथा सीमाओं की व्याख्या कीजिए। अब प्रक्षेप क्या है? प्रक्षेप एक ऐसी शोध विधि है जिसमें शोधकर्ता किसी व्यक्ति, समूह या घटना के व्यवहार का प्रत्यक्ष और व्यवस्थित अध्ययन करता है। प्रक्षेप एक ऐसी शोध विधि है जिसमें शोधकर्ता किसी व्यक्ति, समूह या घटना के व्यवहार का प्रत्यक्ष एवं व्यवस्थित अध्ययन करता है। प्रक्षेप के प्रकार, प्रक्षेप के कौन कौन से प्रकार है वो देखना है। सहभागी प्रक्षेप में आता है, शोधकर्ता स्वयं समूह का सदस्य बनकर अध्ययन करता है। सहभागी प्रक्षेप में शोधकर्ता स्वयं समूह का सदस्य बनकर अध्ययन करता है। व्यवहार को निकट से समझने में सहायता मिलती है। सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक शोध में उपयोगी होता है। असहभागी प्रक्षेप में शोधकर्ता समूह का सदस्य नहीं बनता, जबकि सहभागी में सदस्य बनता है। केवल बाहर से व्यवहार का निरीक्षण करता है। निष्पक्षता बनाए रखना आसान होता है। संरचित प्रक्षेप में होता है। संरचित प्रक्षेप में पहले से निर्धारित योजना एवं नियमों के अनुसार किया जाता है। सभी तथ्यों को व्यवस्थित रूप से दर्ज किया जाता है। परिणाम अधिक विश्वसनीय होते हैं। अब है असंरचित प्रक्षेप। इसमें कोई निश्चित योजना नहीं होती है। शोधकर्ता परिस्थितियों के अनुसार जानकारी एकत्र करता है तथा नए तथ्यों की खोज में उपयोगी होता है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। प्रक्षेप के लाभ। प्रक्षेप के क्या क्या लाभ हैं? प्रत्यक्ष एवं वास्तविक जानकारी प्राप्त की जाती है। व्यवहार स्वभाव अध्ययन किया जाता है। साक्षात्कार या प्रश्नावली पर निर्भरता कम होती है। बच्चों एवं अशिक्षित व्यक्तियों के लिए अध्ययन में उपयोगी होता है। विश्वसनीय एवं व्यवहारिक आंकड़े प्राप्त होते हैं।
अब प्रक्षेप की सीमाएं, प्रक्षेप की क्या क्या सीमाएं हैं उसके बारे में देखेंगे। इसमें अधिक समय और धन की आवश्यकता होती है। शोधकर्ता के पक्षपात की संभावना रहती है। सभी व्यवहारों का प्रत्यक्ष अवलोकन एवं संभव नहीं हो पाता। प्रतिभागी प्रक्षेप के कारण अपना व्यवहार बदल सकते हैं। बड़े समूहों का अध्ययन करना कठिन होता है। अब प्रक्षेप से क्या क्या निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में देखना है। प्रक्षेप मनोवैज्ञानिक शोध की एक महत्वपूर्ण विधि है। प्रक्षेप क्या है? मनोवैज्ञानिक शोध की एक महत्वपूर्ण विधि है। यह वास्तविक व्यवहार को समझने में अत्यंत उपयोगी है, लेकिन निष्पक्षता बनाए रखना तथा समय और संसाधनों का उचित प्रयोग करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर देखेंगे। मनोवैज्ञानिक परीक्षण है क्या? मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसके माध्यम से व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्तित्व या अभिरुचि, योग्यता, अभिक्षमता एवं व्यवहार का मापन किया जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसके माध्यम से व्यक्ति के बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिरुचि, योग्यता, अभिक्षमता एवं व्यवहार का मापन किया जाता है। एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण निम्न विशेषताओं से युक्त होता है। एक अच्छे वैज्ञानिक परीक्षण निम्न विशेषताओं से युक्त होता है। एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताएं क्या क्या हैं? वैधता में देखिए, परीक्षण वही मापे जिसके लिए उसे बनाया गया है। परिणाम सही एवं सटीक होना चाहिए, यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। विश्वसनीयता में होगा, परीक्षण बार बार करने पर समान या लगभग समान परिणाम आए। परिणाम स्थिर एवं भरोसेमंद होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता में है, परीक्षण के व्यक्तित्व के विचारों से प्रभावित नहीं होने चाहिए। सभी परीक्षार्थियों का मूल्यांकन समान नियमों के अनुसार हो। मानकीकरण में होगा, परीक्षण के प्रशासन, आंकन और व्याख्या की प्रक्रिया पहले से निर्धारित हो, सभी के लिए समान परिस्थितियां उपलब्ध हो। मानक में देखेंगे, परीक्षण के परिणामों की तुलना के लिए मानक उपलब्ध होना चाहिए। इससे व्यक्ति के प्रदर्शन का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। व्यवहारिक में होगा, परीक्षण सरल, उपयोगी एवं समय की दृष्टि से सुविधाजनक होने चाहिए। इसे आसानी से संचालित और मूल्यांकित किया जा सके। परीक्षण जो है सरल, उपयोगी और समय की दृष्टि से सुविधाजनक होना चाहिए, जिसे आसानी से संचालित और मूल्यांकन किया जा सके। विभेदन क्षमता में होगा, परीक्षण विभिन्न स्तर के व्यक्तियों के बीच अंतर स्पष्ट कर सके और योग्य और कम योग्य व्यक्तियों की पहचान करने में सक्षम हो। परीक्षण जो है विभिन्न स्तरों के व्यक्तियों के बीच अंतर स्पष्ट कर सके, जिससे योग्य और कम योग्य व्यक्ति की पहचान करने में हमें सहायता मिल सकता है। व्यापकता में देखेंगे, परीक्षण संबंधित गुणों या क्षमता का पर्याप्त एवं समग्र मूल्यांकन करे। परीक्षण संबंधित गुणों, क्षमता का पर्याप्त एवं समग्र मूल्यांकन करे। सभी महत्वपूर्ण पक्ष को शामिल करे। सरल भाषा, प्रश्न स्पष्ट, सरल एवं समझाने योग्य होने चाहिए। प्रश्न जो है स्पष्ट, सरल और समझाने योग्य होने चाहिए। कठिन या भ्रमित करने वाली भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मापन की शुद्धता, परीक्षण के परिणाम त्रुटि रहित और वैज्ञानिक होने चाहिए। परीक्षण के परिणाम जो है वो त्रुटि रहित और वैज्ञानिक होने चाहिए। मापन की सटीकता बनी रहनी चाहिए। निष्कर्ष यह निकला कि एक अच्छा मनोवैज्ञानिक परीक्षण वैध,
विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ, मानवीकृत तथा व्यवहारिक होने चाहिए। एक अच्छा मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है वैध, विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ, मानकीकृत तथा व्यवहारिक होने चाहिए। इन विशेषताओं के कारण परीक्षण के परिणाम अधिक सटीक, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य, माध्यिका तथा बहुलक की गणना कीजिए। माध्य मतलब मीन, माध्यिका मतलब मीडियन तथा बहुलक मतलब मोड की गणना करना है और इनके सिद्धांत भी पूछे जाते हैं, इसको भी देखना है आपको। पहले हम देखेंगे माध्य। माध्य मतलब मीन। माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक प्रचलित माप है। यह सभी प्रक्षेपणों के योग को कुल प्रक्षेपणों की संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। जैसे टोटल संख्या की योग करके टोटल संख्या से गिन कर उसमें भाग किया जाता है। यह सभी आंकड़ों को समान महत्व देता है, किसी को बड़ा छोटा नहीं करता, सबको बराबर मानता है। इसका उपयोग सांख्यिकीय विश्लेषण में सबसे अधिक किया जाता है। इसका उपयोग सांख्यिकीय विश्लेषण में सबसे अधिक किया जाता है। माध्य का सूत्र है सिग्मा x बटे n, मतलब सभी संख्याओं का जोड़ बटे सभी संख्या। माध्यिका मतलब मीडियन। मीडियन क्या है? माध्यिका वह माध्य मान है जो आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच में आता है। जब कोई भी बहुत सारा संख्या दिया रहता है तो उसको हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं और बीच वाला जो संख्या आता है वही हम लोग का मीडियन मतलब माध्यिका हो जाता है। यह आंकड़ों को दो समान भागों में विभाजित करता है, एक तरफ बड़ी संख्या, एक तरफ छोटी संख्या। अत्यधिक बड़े या छोटे मान इस पर कम प्रभाव डालता है। अत्यधिक बड़े या छोटे मान इस पर कम प्रभाव डालते हैं। विषम वितरण में यह अत्यधिक उपयोगी होता है। इसका सूत्र है व्यक्तिगत श्रेणी एनवा पद, मतलब कोई भी श्रेणी होगा, 1 2 3 4 करके बहुत सारी श्रेणी होगा। सतत श्रेणी में लिखेंगे मतलब इसका सूत्र हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H। ये मीडियन मतलब माध्यिका का फॉर्मूला है। अब देखेंगे बहुलक। बहुलक मतलब मोड। मोड क्या है? बहुलक वह मान है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है। जब हम कोई संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 2 3 4 ऐसे करके कोई भी संख्या लिखते हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही हमारा बहुलक हो जाता है। यह सबसे अधिक बार आने वाले मान को दर्शाता है। कोई भी जब 4 4 4 को हम 5 बार लिख दें, 1 2 3 4 ऐसे करके 1 2 बार है तो जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही हमारा बहुलक होता है। गुणात्मक आंकड़ों में भी इसका उपयोग किया जाता है। सरल और व्यवहारिक माप मान जाता है। इसका सूत्र है, मोड का सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई F2 माइनस F0 माइनस F2 इक्वल टू इंटू H। अब देखेंगे माध्य, माध्यिका एवं बहुलक का महत्व कि इन तीनों का क्या क्या महत्व है। केंद्रीय प्रवृत्ति को ज्ञात करने में सहायता मिलती है। आंकड़ों की तुलना करना आसान हो जाता है। सांख्यिकीय विश्लेषण का आधार बनाते हैं। शोध के निष्कर्ष निकालने में ये उपयोगी होते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि माध्य, माध्यिका एवं बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रमुख माप हैं। इनका उपयोग आंकड़ों का विश्लेषण करने और उनके प्रतिनिधि मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यदि प्रश्न में दिए गए आंकड़े हो तो इन्हीं सूत्र का प्रयोग करके इनकी गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य, माध्यिका तथा बहुलक की गणना कीजिए। अब उसमें हम लोग सूत्र और फॉर्मूला बताए थे कि कैसे क्या करते हैं। अब इसमें हम लोग को ज्ञात करके देखना है कि एग्जैक्ट इसका प्रयोग कैसे होता है।
अब कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे 16, 17, 16, 16, 18, 19, 20, 36, 41, 17, 15, 16, 19, 11, 10, 5, 6, 7, 8, 20। अब इसमें सबसे पहले हम टोटल संख्या गिनेंगे कि कितना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। टोटल संख्या कितना है इसका? 20। गिनने पे 20 आता है। तो इसका पहले हम सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। टोटल संख्या इसका हो गया 20। इसको सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले छोटा आएगा 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 10, फिर 11, फिर 15, फिर 16, फिर 16, फिर 16, फिर 16। जितना बार 16 आया सब लिखेंगे। फिर 17 जितना बड़ा है फिर लिखेंगे। फिर 18 है, फिर 19 जो आया उसको लिखेंगे। फिर 20 है, 36 है, 41 है। फिर देखेंगे माध्य। इसका माध्य मतलब कैसे निकालते हैं। तो सिग्मा एक्स का मतलब हुआ कि ये टोटल संख्या जो है, ये टोटल संख्या को जोड़ने पर क्या आता है। तो टोटल संख्या को जोड़ने पर आया 339। तो मीन मतलब माध्य का मतलब हुआ टोटल संख्या बटे जितना बार जितना संख्या दिया रहा है उतना से डिवाइड। टोटल संख्या आया 339 बटे 20। अभी हम लोग देखे थे कि टोटल संख्या है कितना। ये संख्या है 20 और ये संख्या है, इसको जोड़ने पे आया 339। तो इसी तरह हम लोग माध्य निकालेंगे। तो माध्य का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स बटे एन, मतलब टोटल संख्या का जोड़ बटे टोटल संख्या। तो टोटल संख्या का जोड़ है 339 बटे 20। इसको डिवाइड करने पे आ जाएगा 16.95। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। फिर हम लोग देखेंगे माध्यिका, मीडियन। अब मीडियम कैसे निकालते हैं। जैसे अभी हम लोग निकाले टोटल संख्या n, एक 20 संख्या है। 20 कौन सी संख्या है? सम संख्या है। और मीडियन निकालने के लिए पहले हम इसका लेंगे 10वां पद और 11वां पद। 10वां पद कौन सा है इसमें वो देखते हैं। 10वां पद गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10वां पद हुआ, 11वां पद हुआ। तो इसमें निकालने के लिए हम लोग सब करेंगे। तो मीडियन इक्वल टू 10वां पद प्लस 11वां पद डिवाइड बाई 2। तो 10वां पद 16 था, 11वां पद 16 था और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 16 16 32। 32 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा जाकर 16। तो इस मीडियन इक्वल टू हो गया 16। अब हम देखेंगे बहुलक। बहुलक क्या है? जो सबसे अधिक बार आने वाला शब्द है। तो इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है? सबसे अधिक बार आया है 16, 16, 16, 16। 16 जो है यहाँ पर ये 4 बार आया, बाकी सब जो है ये कम बार आए हैं। तो बहुलक का मतलब हुआ जो सबसे अधिक बार आया हो। सबसे अधिक बार आने वाले शब्द है 16, वो 4 बार आया है। तो हमारा उत्तर हो गया माध्य आया 16.95 और मीडियन मतलब माध्यिका आया 16 और बहुलक भी आया 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य मतलब मीन, माध्यिका, मीडियन तथा बहुलक मोड की गणना कीजिए। अब हम लोग को इसका गणना करना है। सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है 15, 8, 9, 11, 15, फिर 18, फिर 8, 8, 9, 8, 10, 8, 8, 12, 16, 17, 18, फिर 17, फिर 8, फिर 9, फिर 8। तो टोटल संख्या को गिनेंगे कितना आया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। टोटल संख्या यहाँ भी कितना आया 20। अब टोटल संख्या को सबसे पहले हम आरोही क्रम में सजाएंगे। तो आरोही क्रम में सजाएंगे तो पहले 8, 8, 8, फिर 9, 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18। तो पहले हम सजा दिए। तो मीन मतलब माध्य इक्वल टू क्या बताए थे? सिग्मा एक्स बटे एन, मतलब टोटल संख्या का जोड़ और फिर डिवाइड बाई टोटल संख्या। तो टोटल संख्या का जोड़, ये सबको जोड़ेंगे तो टोटल संख्या का जोड़ आ जाएगा 237 और टोटल संख्या कितना है 20 डिवाइड बाई 20। तो मीन बराबर सिग्मा एक्स बटे एन। टोटल संख्या आ गया 237 बटे 20 इक्वल टू 11 मतलब 11.85।
फिर हम लोग निकालेंगे इसका माध्यिका। माध्यिका मतलब बताए थे पहले सभी संख्या कितना है 20 आया। फिर माध्यिका निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए 10वां पद प्लस 11वां पद डिवाइड बाई 2। अब इसमें पहले देखेंगे 10वां पद कौन सा है, 11वां पद कौन सा है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां पद 9, 11वां पद भी 9। तो फिर 10वां पद प्लस 11वां पद डिवाइड बाई 2, मतलब 9 प्लस 9 डिवाइड बाई 2। तो 9 9 18 डिवाइड बाई 2 बराबर 9। फिर बहुलक, बहुलक देखेंगे जो सबसे अधिक बार आया है। तो इसमें सबसे अधिक बार कौन सा संख्या आया है, तो सबसे अधिक बार जो आया है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 जो है वो 8 बार आया है। तो सबसे अधिक बार आने वाला संख्या बहुलक होता है। तो बहुलक इक्वल टू मोड इक्वल टू 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 बार आया है। तो उत्तर हमारा हो गया माध्य मीन इक्वल टू 11.85, माध्यिका मीडियन इक्वल टू 9, बहुलक इक्वल टू 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर 5 के वर्ग अंतराल के साथ संचयी आवृत्ति वितरण सारणी का निर्माण कीजिए। सबसे पहले हम आंकड़े जो दिए हैं उसको देखेंगे। आंकड़े में क्या है, 10 है, 12 13 14 16 18 10, फिर 12 14 17 16 13 12 10 20 32 43 55 19 23 24 36 42 45 21 26 27 18 11 और 52। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सबसे छोटा संख्या कौन सा है। तो इस टोटल संख्या को देखने पे इसमें सबसे छोटा संख्या आता है 10, जो यहाँ सब दिया हुआ है 10 10। तो सबसे छोटा संख्या हो गया इसका 10। और सबसे बड़ा मान कौन सा है, इसमें टोटल में सबसे बड़ा मान आपको दिख रहा होगा ये 55। तो सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा 55। अब सबको हम लोग 5-5 के अंतराल पे बैठाना है कि 10, सबसे छोटा संख्या 10 था, इससे 5 अंतराल करेंगे तो 10 11 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5। तो 10 से 14 तक ये 5 अंतराल हो गया। तो ऐसे ही 14 फिर हो जाएगा, 14 के बाद 15 से 19, फिर 20 से 24, सब में देखिए 5 का अंतर होगा। फिर 25 से 29, ये भी 5 का अंतर है। 30 से 34, फिर 5 का अंतर है। 35 से 39, 5 का अंतर, सबको 5-5 का ये अंतर लिया गया है। फिर उसके बाद देखेंगे कि 10 से 14 कौन कितना बार आया है। तो इसमें हो जाएगा 10 से 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार जो है वो 10 से 14 के बीच में आया है। अब 15 से 19 के बीच में कितना आया है, 16 16 17 17 17 18 18 19, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये 6 बार आया है। और फिर 20 से 24 आया है 4 बार, 25 से 29 आया है 2 बार, 30 से 34 आया है 1 बार, 35 से 39 भी आया है 1 बार, फिर 40 से 44 2 बार, 45 से 49 1 बार, 50 से 54 1, और 55 से 49 1, क्योंकि 55 से ज़्यादा कोई नंबर था ही नहीं। अब इसको हम लोग देखेंगे संचय आवृत्ति। संचय आवृत्ति मतलब वर्ग अंतराल f और संचय आवृत्ति CF। तो मतलब 10 से 14 कितना बार आया था, 11 बार, यानी 11। फिर 15 से 19 कितना बार आया था, 6 बार। तो इसको हम 11 को 11 ही लिखें, और 11 ये प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 17। उसी तरह आगे चलेगा, 17 था, 17 और 17 वहाँ पे था, और 17 ये 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21, 21 और ये 2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 23। इसी तरह आगे बढ़ते हैं कि 23 और 1 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 24, फिर 24 और 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25, 25 और 2 को जोड़े तो आ जाएगा 27, 27 और 1 को जोड़े तो आ जाएगा 28, 28 में 1 प्लस किए तो आ जाएगा 29, 29 में फिर 1 आया था 1 जोड़े तो 30। उसी तरह कुल आवृत्ति जो है n = 30, पूरा संख्या जो था वो 30 आया था।
नहीं तो आप गिन सकते हैं। 1 मिनट। कुल संख्या इजकल टू, यहाँ पे गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो टोटल संख्या कितना आ गया? टोटल संख्या दिया आ गया 30। फिर संचय आवृत्ति CF निकालना था, तो पहली CF कितना आया था? 11, हम लोग जोड़े थे। दूसरा CF आया था 17, तीसरा आया था 21, चौथी CF 23, पाँचवीं 24, छठी 25, सातवीं 27, आठवीं 28, 9वीं 29, 10वीं 30। निष्कर्ष क्या निकला इससे? संचयी आवृत्ति में प्रत्येक वर्ग की आवृत्ति को क्रमशः जोड़ते हुए संचयी आवृत्ति प्राप्त की जाती है। अभी हम लोग जोड़े थे, क्रॉस कर करके जोड़ते हुए संचयी आवृत्ति प्राप्त की जाती है। इससे यह पता चलता है कि किसी निश्चित वर्ग तक कुल कितने प्रक्षेप सम्मिलित हैं। यह विधि माध्यिक, प्रतिशत तथा चतुर्थांक आदि की गणना में अत्यंत उपयोगी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वितरण के महत्व एवं गुणों की व्याख्या कीजिए। सामान्य वितरण क्या है, इनके महत्व और गुणों की व्याख्या करना है। तो सामान्य वितरण देखेंगे। सामान्य वितरण एक घंटी के आकार का सममित वितरण होता है। सांख्यिकी एवं मनोवैज्ञानिक शोध में इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। इसे गॉसियन वितरण भी कहा जाता है। सामान्य वितरण को और क्या कहा जाता है? गॉसियन वितरण। सामान्य वितरण के कुछ गुण हैं। घंटी के आकार का वक्र। सामान्य वितरण का वक्र घंटी के आकार का होता है। घंटी देखें ना, उसी आकार का, दोनों ओर समान रूप से फैला होता है। सममित वितरण। अब सममित वितरण देखेंगे, क्रम का दायां एवं बायां भाग समान होता है, मतलब दायां भाग और बायां भाग दोनों समान होता है। दोनों भाग एक दूसरे का प्रतिबिंब होते हैं, मतलब देखने पे लगेगा जैसे कि आईना देख रहा है। अगर कोई भी चीज़ प्रतिबिंब में रखेंगे तो इधर साइड सेम लगेगा। इसमें माध्य, माध्यिका एवं बहुलक समान होते हैं। सामान्य वितरण में मीन बराबर मीडियन बराबर मोड, मतलब माध्य बराबर माध्यिका बराबर बहुलक, ये तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तीनों केंद्र में स्थित होते हैं। तीनों जो है वो केंद्र में स्थित होते हैं। कुल क्षेत्रफल इक्वल टू 1 या 100% होता है। वक्र के नीचे का पूरा क्षेत्रफल 100 माना जाता है, 100% मान लिया जाता है। सभी प्रक्षेप इसी क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। दोनों सिरे कभी कभी एक्स अक्ष को नहीं छूते। दोनों सिरे जो है कभी कभी एक्स अक्ष को नहीं छूते, क्योंकि वो घंटी के आकार का होता है, तो घंटी जैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, तो वो एक्स अक्ष को कभी कभी नहीं छुएगा। लेकिन सभी उसे स्पर्श नहीं करते। फिर है विचलन का निश्चित अनुपात। विचलन का निश्चित अनुपात में देखेंगे, +1 इक्वल टू भीतरी लगभग 6.8 to 6% आंकड़े, +-2 डेल्टा के भीतर लगभग 95.44% आंकड़े होते हैं। और 3 डेल्टा के भीतर 99.73% आंकड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स, एक ही शिखर, अब हम देखेंगे एक ही शिखर। सामान्य वितरण में केवल एक ही सर्वोच्च बिंदु होता है। जो भी बिंदु होता है इसका एक ही बिंदु सर्वोच्च माना जाता है। सामान्य वितरण का महत्व। सामान्य वितरण का क्या क्या महत्व है? सामान्य वितरण में मनोवैज्ञानिक परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। बुद्धि, व्यक्तित्व एवं योग्यता परीक्षणों के परिणामों का विश्लेषण करने में उपयोग होता है। सांख्यिकी विश्लेषण में सहायक। सांख्यिकी विश्लेषण में सहायक होते हैं। विभिन्न सांख्यिकी परीक्षणों का आधार सामान्य वितरण है। तुलना करने में उपयोगी होते हैं। विभिन्न व्यक्तियों के समूहों के प्रदर्शन की तुलना
आसानी से की जा सकती है। निष्कर्ष निकालने में सहायक होते हैं। शोध के परिणामों का सही व्याख्या करने में मदद करता है। संभाव्यता ज्ञात करने में उपयोगी होती है। किसी घटना की संभाव्यता का अनुमान लगाने में सहायता करती है। मानकीकरण में उपयोग, परीक्षणों के मानक तैयार करने में इसका प्रयोग किया जाता है। शोध की विश्वसनीयता बढ़ाता है। शोध की विश्वसनीयता बढ़ाता है। निष्कर्ष अधिक वैज्ञानिक एवं सटीक बनते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि सामान्य वितरण सांख्यिकी एवं मनोवैज्ञानिक शोध का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसकी सहायता से आंकड़ों का विश्लेषण, तुलना एवं संभाव्यता का निर्धारण तथा शोध के निष्कर्ष अधिक वैज्ञानिक, विश्वसनीय और सटीक बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मानक विचरण को परिभाषित कीजिए तथा निम्न आंकड़ों के लिए मानक विचरण की गणना कीजिए। अब दिए गए आंकड़े जो है वो है 16, 16, 20, 17, 18, 19 और 21। माध्य ज्ञात करना, माध्य ज्ञात करने के लिए आपको हम बताए हैं, उसे इस फॉर्मूला पे आप बैठा दीजिएगा लगभग। फिर है दूसरा आंकड़ा है। दूसरा आंकड़ा में है 12, 15, 16, 18, 10। 10 में इसका भी फर्स्ट चलन में माध्य ज्ञात करना है। जैसे बताए हैं वैसे माध्य ज्ञात कर दीजिएगा। निष्कर्ष में फर्स्ट का 2023 का मानक विचरण आ जाएगा 1.71 और 2025 का मानक विचरण 2.56 आ जाएगा। अपना करके हमें आंसर बता दीजिएगा। तो हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा और जितना हो सके हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.